जमीनी रिपोर्ट जो हम देख रहे थे, एक चीज वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीजें, और दूसरी ओर सिर्फ 5 लाख लोग, 90 करोड़ लोगों में 5 लाख लोगों से एक मतलब निकाल के ले आइए और एक दावा ठोक दीजिए। आज हम अपने जीवन में पहली बार पिछले कुछ सालों से गोदी मीडिया सुन रहे हैं। बातें मीडिया वही कर रहा है जो सरकार चाहती है, और उसको प्रमाणित पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री के इंटरव्यू हुए हैं, उस दौरान बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े पत्रकार उनके सामने अगर टेसू की तरह बैठे, बिल्कुल एकदम गुड्डे की तरह एक सवाल उन्होंने दिया और उसका जो जवाब आया उस पर वो प्रतिप्रश्न भी नहीं कर पाए। जब अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी को 1982 से पहले कौन जानता था, एक फिल्म आई और उसके बाद जो है वो गांधी हो गए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो सामने बैठे पत्रकार, उनके मुंह में दही जम गया, वो ये नहीं बता पाए कि महात्मा को तो 1935 में ही टाइम मैगजीन के कवर पे दुनिया जानती थी। डीके शिव कुमार को दबाने की कोशिश की जो वहां के प्रमुख नेता हैं। तो वो चीज, ये सिर्फ और सिर्फ वही बात आती है कि अन्य राज्यों में, उत्तर भारत में जहां ये सारी चीजें हैं, दक्षिण के राज्यों को भी आप ले रहे हैं, आप बीजू जनता दल को भी आप माइनस कर रहे हैं, बहुत जम के, वहां भी उड़ीसा भी बहुत जम के जी, आप जो है बंगाल भी माइनस कर रहे हैं। तो हे प्रभु अंतर्यामी, फिर आप छोड़ क्यों रहे हैं? सीधे कहिए कि अब आगे कोई चुनाव नहीं, पूरे 543 पार, क्योंकि आप, भगवान ने भेजा है मशीन, आपके मशीन का अनुभव, आपको खाने को अनाज नहीं था, भीख मांगते थे, उसके बाद मशीनें इस्तेमाल करते थे। तो सीधे सीधे मान लीजिए कि हाँ, ये चुनाव जनता सिर्फ मुहरा है, असली चीज मशीन है, और उससे किसी भी राज्य में कोई फैसला पलटा जा सकता है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से जवाब तलब कर लिया है। वैसे पूरा एनडीए के नेताओं के बयान देख लें, अगर प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता, जातीयता, धर्म, धमकी, सब कुछ था उनके भाषणों में। मेरा मुंह नहीं खुलवाओ नहीं तो 8 पुस्त का इतिहास खोल दूंगा, भैंस चोरी कर ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुसलमानों को दे देंगे, कपड़ों से मैं पहचान लूंगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में अगला राज किस दल का होगा, अब इस फैसले में कोई 36 घंटे शेष बचे हैं आज, और हम करीब 6:30 बजे इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एग्जिट पोल को आए हुए भी 24 घंटे हो गए हैं, और एग्जिट पोल आने के बाद से रार मची हुई है, तकरार चल रही है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, उसके घटक दल दावा कर रहे हैं कि हमने जो कहा था कुछ उसी के आसपास नतीजे संभावित हैं। अलग अलग एजेंसीज जो देश में एग्जिट पोल का एक तरीका है, उसे लेकर कल शाम को जब अंतिम चरण के मतदान का समापन हुआ, उसके बाद से एग्जिट पोल आ गए, और अलग अलग एजेंसीज ने अपने अपने जो संभावना है, जो परिणाम को लेकर जताई है। और जो सबसे ज्यादा जिस एजेंसी को प्रमुखता से देश लेता है, उसमें एक्सिस माई इंडिया है, जिसने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 400 पार जा रहा है। और भी अलग अलग दलों के जो अलग अलग, माफ कीजिएगा, एजेंसीज के जो संभावनाएं जो जतलाई गई हैं, उसमें अधिकांश एजेंसीज यही कुछ नतीजा बतला रही हैं जो एक्सिस माई इंडिया का है, 361 से 401। और यदि हम दूसरे एक एबीपी वोटर की बात करें तो वो 353 383 कह रहा है। और कुछ और अन्य एजेंसीज या अन्य जो चैनल हैं, उनके भी जो संभावनाएं जो जतला रहे हैं परिणामों की, वो भी इसी के आसपास, ये 400 पार के भी कुछ आंकड़े दिए, और किसी ने तो 416 तक कह दिया है। अब इसी को लेकर चल रहा है, देश में यही चर्चा का विषय है। तो इस चर्चा के बीच हम भी एक चर्चा करने जा रहे हैं, और चर्चा के शुरू करने के पहले ये भी अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि अभी एक और मसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन में आया है। हमने पूरे चुनाव में देखा, बहुत सारी शिकायतें हुई, ऐसी त्वरितता, इतनी जो एक आतुरता नहीं दिखाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के जो एक बयान रहा था शनिवार को, उन्होंने कहा था कि जो ये एग्जिट पोल आने के बाद से वे कह रहे थे कि एक एक्स करके कहा गया था उनकी ओर से कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हैं,
शनिवार सुबह से वे निरंतर देश भर में कलेक्टरों से बात कर रहे हैं और 150 से ज्यादा कलेक्टरों से बात करने लेने का दावा जयराम रमेश की ओर से हुआ था। उन्होंने जो एक्स किया था वो अभी मौजूद है एक्स, तो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान में ले लिया और जयराम रमेश से जानकारी मांगी गई थी, सूची मांगी गई थी कि वो 150 से ज्यादा जिन डीएम्स की बात करें उनकी सूची दें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर इसे संदेह पैदा हुआ है और जो ये डीएम्स होते हैं, जो प्रक्रिया मशीनरी होती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन होती है। तो संदेह को दूर करने के लिए तत्काल सूची देना चाहिए। आज शाम तक का वक्त दिया था। इधर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उनका भरोसा रहा नहीं है, कांग्रेस का भरोसा रहा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल रहा है इस पूरे इलेक्शन में, तो तमाम रार और तकरार जो चल रही है, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे खास मेहमान के पास। सीनियर मेहमान है, जुड़ गए हमसे, श्री अरुण दीक्षित जी हैं। आप लोग, हमारा जो 4 PM का दर्शक वर्ग है वो उन्हें निरंतर देखता है, बहुत खरी खरी बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को बता भी दूंगा कि अरुण दीक्षित साहब करीब 4.5 दशक का उनका दीर्घ अनुभव है जर्नलिज्म का। नवभारत टाइम्स और अलग अलग उनका जो क्षेत्र रहा है पत्रकारिता का, और बहुत लंबे वक्त तक नवभारत टाइम्स को उन्होंने रिपोर्ट किया है, संपादक भी रहे हैं वे यूपी के संस्करण के। और उत्तर प्रदेश ये बहुत अहम राज्य है और बाकी तो देश पूरा का पूरा है। और जो एग्जिट पोल आए हैं उनसे हम समझने बूझने उनका नजरिया लेने का प्रयास करते हैं। अरुण जी, पुनः स्वागत करूंगा और शुरुआत यहीं से करता हूं। अभी ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत एक्शन में है, उसने संज्ञान में ले लिया, एक सुमोटो कह लीजिए, और जयराम रमेश से उन्होंने जवाब तलब भी कर लिया है। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पे, फिर हम आगे एग्जिट पोल पे बात करेंगे। 400 पार हर तरफ, तो वहां से शुरू करेंगे। लेकिन पहले आप जयराम रमेश पे बोलिए कि कर दिया एक्शन, हो गया एक्शन, क्या आपका इस पे? संजीव जी बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल केंचुल मार के, पालथी मार के बैठा केंचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग अब सरकने लगा है। ये जो चीज है, अगर उसने नोटिस दिया है तो चलिए हम मानते हैं कि कुछ तो एक्टिविटी की, लेकिन बहुत बेहतर होता। देखिए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दल लगातार जो बातें करते रहे, जो उन्होंने शिकायतें की हैं चुनाव आयोग ने, अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग कितना सक्रिय रहा। जयराम रमेश का एक बयान की कलेक्टरों से बात की है, ठीक है, वो आयोग के दायरे में आता है, उस पर बात हुई, अच्छी बात है, जवाब तलब करना चाहिए। लेकिन तब कहाँ सो रहा था जब ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा के एक प्रत्याशी ने, जो रिटायर्ड जज है, ऐसी अपमानजनक बात कही थी जो इस चैनल पे बात भी नहीं कर सकते। तब कहाँ सो रहा था जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तमाम नियमों को धता बताते हुए चुनाव प्रचार के दौरान वो जातीय स्तर पर गए, वो सांप्रदायिक स्तर पर गए, उन्होंने सभी को खींचा। तो अच्छा होता कि केंचुए की नींद थोड़ा पहले खुलती तो मजा आता, लेकिन जब जागे तब सवेरा। मैं मानता हूं कि अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा अपने ऊपर उठ रही उंगलियों से वो थोड़ा घुमाने के लिए अगर एक दो सवाल वो प्रधानमंत्री से सीधे पूछ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा लगेगा पूरे देश को। लेकिन उम्मीद नहीं है, सिर्फ हिज मास्टर्स वाइस बन के रह गया है, इससे आगे ना तो इसकी किसी को परवाह बची, ना ये कुछ कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक कदम उठा लिया और कहेंगे कि हमने नोटिस दे दिया। जी जी ठीक, बिल्कुल आप करें। अरुण जी, ये जो 400 पार जो हम देख रहे थे कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे, वो जो अंतिम सत्र था तब ताल ठोकी थी प्रधानमंत्री जी ने, फिर पूरे जो शुरुआत हुई, पहला चरण, दूसरा चरण, और फिर धीरे धीरे उसको कम किया, फिर बाद में उसका गैर बदला, 5वें चरण से फिर हो गया। तो अब जो ये जो एग्जिट पोल आया है 400 पार का, और अब देश में जो एक विमर्श का विषय यही है कि क्या ये इसी के अनुरूप नतीजे आ रहे हैं या फिर नतीजे कुछ और आ सकते हैं, जो कि जमीनी हकीकत की बार बार बात हुई, जमीनी हकीकत कुछ और दिखती थी, और जो वर्डिक्ट आ रहा है एस पर एग्जिट पोल, हालांकि वो एग्जिट पोल तो 4 जून को ही होगा जब ईवीएम की काउंटिंग के बटन दबेंगे। तो फिलहाल जो विमर्श का विषय है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? संजीव जी, एग्जिट पोल आया कहां से, पहले एक थोड़ी देर इस पे बात करते हैं, शुरुआत कहां से हुई। एग्जिट पोल सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। तो वहां जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने तत्कालीन अमेरिकी सरकार के कामकाज पे एक सर्वे किया था, और जो सर्वे के नतीजे थे उसी हिसाब से बाद में चुनाव के नतीजे आए। और फिर 1937 और 38 में ब्रिटेन और फ्रांस में भी इसी तरह के सर्वे हुए। तो जो ओपिनियन पोल सर्वे हैं, जिन्हें हम एग्जिट पोल कहते हैं, इनके जनक
क्लॉड रॉबिन्सन और जॉर्ज गैलप हैं। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वह अब शुरू हुआ तो हो गया। अब बहुत सारी चीजें जो उन देशों में शुरू हुई उन्हें हम लेके आज भी बैठे हैं। सबसे पहले ईवीएम की बात हो रही है। अब बड़े देशों में, दुनिया के जो प्रमुख देश हैं, उनमें ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन भारत अटका है। तो जहां तक इसकी बात है, मैं एक प्रति प्रश्न करता हूं। सवाल यह है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार 400 पार। तो 543 सीटों में पूरे देश में, जिसमें उन्हें मालूम था कि जो वोट पड़ा उस वोट में भी उनका आधा हिस्सा नहीं था, 40% से के आसपास वो थे, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो दावा कर दिया, और वो भी सदन में, देश की सर्वोच्च संस्था उसके सदन में, तो कुछ सोच समझ के किया होगा, उन्होंने कुछ तैयारी की होगी। और उससे, उस दिन से लेके और कल तक के सफर पर आप नजर डालें तो घूम फिर के बात वहीं आती रही, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और दो लोग प्रमुखता से इस बात को कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कौन सा ऐसा, तब तक तो कोई सर्वे नहीं था, तब तक तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो ये अचानक कैसे इनके मन में आ गया? भाई तब तक तो मतलब सच कहें तो तब तक तो वो भगवान के रूप भी नहीं थे, खुद को भगवान घोषित नहीं किया था। वो तो पिछले सप्ताह उन्होंने, जब लोग अलग अलग इंटरव्यू दिए हैं, तब उन्होंने ये कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे तो भगवान ने भेजा है। तो अगर पहले की ऐसी बात मान लेते कि वो तो भाई साक्षात अवतार हैं, अविनाशी हैं, तो उन्होंने सोचा जो उनके मन में आ गया वो होगा। अगर ऐसा इतनी जिसको कहें कि क्षमता उनकी बढ़ गई और वो प्रभु के रूप में आ गए, सिर्फ भगवा पहनने या अलग अलग रूप धारण करने के अलावा अगर उनके अंदर इतनी अंतर शक्ति विकसित हो गई कि वो जो कहें वो हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम सब उनके पांव पड़ के, उनके हाथ जोड़ के कहते कि कश्मीर पे कुछ कहिए, लद्दाख पे कुछ कहिए, मणिपुर पे कुछ कहिए, लगातार महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कारों पे कुछ कहिए, जो चीजें हैं। लेकिन ऐसा कभी कुछ लगा नहीं, और लगा तो जो बात आई वो आई अब की बार 400 पार। पिछली बार जो था उनका नारा, वो भी, क्योंकि 2014 के नारे को देखिए, फिर 2019 के नारे को देखिए, और फिर 2024 के नारे को देखिए, तो लगातार बड़े हैं वो। और जो प्रधानमंत्री ने कह दिया, सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। 14 में उन्होंने इस तरह से संख्या नहीं दी थी, लेकिन 19 में उन्होंने सारी चीजें तय कर दी थी। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री ये सब तय कर देंगे कि उनको इतनी सीटें मिलने वाली है, तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है? देश के सरकार के पैसे को बर्बाद क्यों करना है? आप अपना एक्सटेंशन कर लीजिए, क्योंकि अब तो आप अवतार हैं। असल बात यह है कि कोई भी एग्जिट पोल का वैज्ञानिक आधार नहीं है। जो कंपनियां सर्वे कर रही हैं, जो संगठन सर्वे कर रहे हैं, वो जहां लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं, उनके बीच में वो कितने लोगों से बात करते हैं चुनाव डालने के? मैं भी यही पूछने वाला था आपसे, यही, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जमीनी रिपोर्ट जो हम देख रहे थे, एक चीज वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीजें, और दूसरी ओर सिर्फ 5 लाख लोग, 90 करोड़ लोगों में 5 लाख लोगों से एक मतलब निकाल के ले आइए और एक दावा ठोक दीजिए। कैसे, मतलब आप जो कह रहे हैं उसी से मेरा जुड़ा। जी संजीव जी, उसका भी सत्यापन किसने किया? भाई जब अगर सारे जो, देखिए, सबकी साख पर सवाल है। आज हम अपने जीवन में पहली बार पिछले कुछ सालों से गोदी मीडिया सुन रहे हैं। बातें मीडिया वही कर रहा है जो सरकार चाहती है, और उसको प्रमाणित पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री के इंटरव्यू हुए हैं, उस दौरान बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े पत्रकार उनके सामने अगर टेसू की तरह बैठे, बिल्कुल एकदम गुड्डे की तरह, एक सवाल उन्होंने दिया और उसका जो जवाब आया उस पर वो प्रतिप्रश्न भी नहीं कर पाए। जब अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी को 1982 से पहले कौन जानता था, एक फिल्म आई और उसके बाद जो है वो गांधी हो गए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो सामने बैठे पत्रकार, उनके मुंह में दही जम गया, वो ये नहीं बता पाए कि महात्मा को तो 1935 में ही टाइम मैगजीन के कवर पे दुनिया जानती थी, और जिस जिस देश में वो गए वहां महात्मा के की मूर्तियां लगी हुई हैं। ये सवाल करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया मीडिया। तो अब जब पूरी स्थिति है कि जो कहा जा रहा है उस पर आप सवाल भी नहीं उठा पा रहे हैं, आपको सवाल भी वो दिए जा रहे हैं, हर चीज एडिट हो रही है।
ऐसे मीडिया से आप क्या उम्मीद करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा सम्मान रखता हूं जो कंपनियां काम कर रही हैं, और उसमें जोड़ता हूं कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे दिसंबर में, तब आप याद करो 10 एजेंसियों के सर्वे आए, तो उसमें सिर्फ एक एजेंसी ने वो बात कही थी जो अमित शाह ने शुरू से कही थी, अब की बार 163। तो आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा उन्होंने लिख दिया अपने हाथ से। तो कौन सा, कहां से ऐसे कोई जादू का इल्हाम है या इतने बड़े, तब वो तो भगवान भी नहीं है। अब तो भगवान एक अवतरित हो गए, लेकिन वो तो वो नहीं है। तो कैसे आया? और वही सिर्फ एक एक संस्थान के सर्वे में वो सीट थी। उसने भी जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जिताया था, लेकिन सब उलट पुलट हो गया। मध्य प्रदेश के साथ साथ सारा सब जीत गए। तो ये जो एग्जिट पोल है, अब मुझे लगता है कि विधानसभा के समय जो नहीं था, लेकिन लोकसभा के समय जो सारी चीजें उन बयानों के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको सच करने के लिए ये एग्जिट पोल किए गए हैं, कि जो उन्होंने बोला, भाई अब वो भगवान हो गए तो उनके मुंह से निकली बात, लेकिन कम से कम इनको ये, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एग्जिट पोल करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन पिछले 24 घंटे से और अगले 36 घंटे तक ये लगातार शोर मचता रहेगा। जिता दिया, जिता दिया, जीत गए, अंधभक्त पूरा शोर मचाएंगे। बाकायदा चल रहा है। आप देखिए, जो लोग इसके जैसे आपके और हमारे जैसे लोग जो तार्किक आधार पर बात करते हैं, उनको ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे जिनसे हम उम्मीद करते थे कि उनके पास अपनी सामान्य बुद्धि होनी चाहिए, तो वो भी खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो क्या करेंगे? क्या जिम्मेदारी मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ये सारे पोल उसी 400 पार के नारे के बाद फैब्रिकेट किए गए हैं। ये फैब्रिकेटेड है, ये सच होंगे। अगर ये सच होंगे तो पहले जिसने नारा दिया उसने पहले से तैयारी की है, उसे पता है। और अगर करोड़ों लोगों के मन में बैठ जाए कोई आदमी, तो उससे बड़ा चमत्कार तो कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो लगातार आरोप लग रहा है, जिसपे आपने चर्चा भी की है, इसके दैवी ताकत के अलावा कुछ मशीनी ताकत भी है, जो पहले बता दिया गया और वही होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा दिलचस्प सा हमने देखा अरुण जी, आप तो यूपी में, आप वहां अपने लंबे वक्त तक अपने संपादक रहे नवभारत टाइम जैसे अखबार के, आपके सारे मित्र, आपने नापा है, आपने देखा है, और भी आप राज्यों में गए, आप मध्य प्रदेश तो घूमे ही घूमे, यूपी, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ हो रहा था कि नुकसान, बड़ा नुकसान संभावना है। मतलब यहां तक आ रहा था कि 40-50 तक मामला यूपी पे रुक सकता है, लेकिन अब वो पिछले 2019 से ऊपर निकल रहा है। हरियाणा अप्रत्याशित है, राजस्थान अप्रत्याशित है, कर्नाटक अप्रत्याशित है। क्या कहेंगे आप इन 4 राज्यों पे जहां साफ नजर आ रहा था, हर एक रिपोर्ट आ रही थी, मतलब जो जमीनों पर जा रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट, अलग अलग विश्लेषक, सब वही कह रहे थे, लेकिन उलट नतीजा। संजीव जी, एक बड़ी बात यह है कि अब जिन राज्यों का कहा, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जी। मैं आज सवेरे मेरी बात हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, बहुत बड़े नेता रहे हैं भाजपा के, जैसा कि आप सारे भाजपा नेताओं को, बड़े भाजपा नेताओं को, जमीनी नेताओं को घर बिठा दिया, वो भी घर बैठे हैं। जी। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है? हम खुद देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां उल्टी हैं, लेकिन ये सर्वे और वो जमीनी हकीकत जो आपने कहा, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अभी भी मेरे पूरे जीवन संपर्क हैं। खुद वहां के बड़े नेताओं से बात हुई, और किसी की छोड़ दीजिए, कांग्रेसी और उनकी इंडिया गठबंधन के नेताओं को छोड़िए, सबको पता था कि इस बार क्या हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। मायावती को आगे करके जो कोशिश की गई थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा, वो भी नाकामयाब दिख रही थी, क्योंकि मायावती का जो परंपरागत वोटर है वो इंडिया गठबंधन के साथ गया है। ऐसे कम से कम 10 लोगों से मेरी बात हुई है जो उसी समाज से आते हैं और डंके की चोट पर हाथी को वोट देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा नहीं, हमने साइकिल को वोट दिया है। जब ये सब हो रहा है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जब मायावती के भतीजे ने एक बयान दे दिया, जो उनका उत्तराधिकारी, घोषित उत्तराधिकारी था, तो ये दबाव बनाया कि उस बेचारे को उसके पद से हटा दिया और प्रचार से हटा दिया। इतना दबाव मायावती के ऊपर था। और उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे, तो वहां चाहे मुसलमान हो और चाहे दलित हो, उन्हें पता था कि ये वोट काटने के लिए उतरे हैं। अब इस सब के बाद
फिर वही बात आती है कि जब अंतर्यामी ने कह दिया और फिर उनके इशारे पे चलने वाले एग्जिट पोल आ गए, तो नहीं, अब उसको क्या उसको बचता उसको है? उसको 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 जस्टिफाई किया गया है। वो जो एक्सेस माई इंडिया के जो मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है मायावती ने नहीं, वो पूरे, हाँ, अलायंस को। ये जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से आया है, वो कहा ये है उन्होंने। अब अगर एक चुनाव क्षेत्र जिसमें 15 लाख वोटर होते हैं, कम से कम 10 से 15 लाख, 20 लाख भी हैं, और पूरे 5 लाख, सिर्फ 5 लाख लोगों का सर्वे करके पूरे देश की सीट का रुझान बताने वाले ये अंतर्यामी के सेवक क्या दिखाना चाहते हैं? अरे मायावती का उदाहरण के साथ, अब समय नहीं है और हमने उस तरह से बात करने से पहले मैं बता सकता हूं कि विधानसभा में और बाकी चुनाव में क्या हुआ था पिछली बार, जब उन्होंने बड़े बड़े वोट काटने के लिए लोग उतारे, तो क्यों नहीं उनका एक भी सांसद उस तरह से पिछली बार 14 में क्यों नहीं जीता था? ये जो सारा गेम हुआ है, वो गेम ये है कि अब पब्लिक को समझ में आ रहा है। देखिए, अगर आप बात करें तो मतदाता कौन था? दलित और मुसलमान सबसे ज्यादा जो गए थे। मुसलमान कहां से टूटे थे? अखिलेश यादव का यादव और मुसलमान का माई जो कॉम्बिनेशन था, वो मायावती ने तोड़ा। इनके साथ जुड़े, चाहे कांग्रेस के साथ एलिट मुसलमान था, मुलायम सिंह के साथ जुझारू मुसलमान था, तो मायावती ने पसमंदा, मतलब निचले दर्जे के जी गरीब जी, तबके के मुसलमानों को, जो है निचले तबके के मुसलमानों को नेता बनाया। हालांकि सब वो भी सब उन्हें छोड़ के चले गए। तो वो सब समझ गए हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब तक जो कुछ हुआ है, वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान सबसे ज्यादा गहराई से समझ रहा है। और उस राज्य में अगर आप मायावती को मुसलमानों को मायावती की तरफ भेज रहे हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है। या तो फिर इसमें यह है कि लोगों के, भारत के लोगों को कोई अपमान, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, सब राम राज्य है। पूरा राम जी को पकड़ के लाए थे वो सलोने, सामले सलोने राम जी जो आए, वो उन्होंने सब आके ऐसा कर दिया कि अब देश में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, राम कहीं और कुछ नहीं। मुसलमान दोनों, राम और मुसलमान दोनों कह लीजिए। हाँ, तो ये जो मुद्दा है, ये जो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं से भी सच्चाई से परे है। लेकिन फिर वही बात आती है, ये एक तरफ अंतर्यामी अविनाशी और दूसरी तरफ उनके नियंत्रण वाली मशीन। तो पहले जब कह दिया, तो जिस दिन 400 पार का नारा दिया होगा, उसी दिन से तैयारी शुरू की गई होगी। और उसी तैयारी को ये लोग जमीन पे ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि ये कहा जा सके कि जो साहब ने कहा था, वो तो एग्जिट पोल में कहा, मीडिया वालों ने कहा। अब ये गोदी में बैठा मीडिया, मैं चुनौती देता हूं कि एक बार दोबारा चले, हम साथ चलते हैं, करें सर्वे, जो जो इलाका वो चुनते हैं, हम 2-4 लोग साथ चलेंगे, तब देखेंगे क्या है। अब बात वही है कि भाई, आपने करोड़ों लोगों के बीच में 5 लाख से बात कर ली और घोषणा कर दी। आप सोकल्ड कर सकते सोकल्ड 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 बातचीत, सोकल्ड बातचीत। भाई, इसको कहते हैं ना कि आप कर सकते हैं, क्योंकि कल आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी आपके खिलाफ। अब जैसे एक बयान पर चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से जवाब तलब कर लिया है, वैसे पूरा एनडीए के नेताओं के बयान देख लें अगर, प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता, जातीयता, धर्म, धमकी, सब कुछ था उनके भाषणों में। मेरा जब मुंह नहीं खुलवाओ, नहीं तो 8 पुस्त का इतिहास खोल दूंगा, भैंस चोरी कर ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुसलमानों को दे देंगे, कपड़ों से मैं पहचान लूंगा, शहजादे, ये जो भाषा है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वेल डिजाइंड, पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम के तहत संसद में जो बोला गया, पहले ही तैयारी कर ली थी कि हाँ भाई, हमें ये करना है, मीडिया जी अपने साथ है। जी वो जी। पहली बार ऐसा हुआ कि चलिए प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते, नहीं पूछे आपने, लेकिन बीजेपी के नेता, हालांकि कोई नेता अस्तित्व नहीं रखता, किसी की हैसियत नहीं है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई बोल भी नहीं सकता। मुझे लगता है जेपी नड्डा ने जो इंटरव्यू उसको दिया था इंडियन एक्सप्रेस को, वो भी कहा गया होगा उनको, तब उन्होंने दिया, अन्यथा कोई नहीं बोल सकता। बड़े बड़े हमारे आपके मित्र हैं, उनको देखिए। देखिए इस बार क्या है, ये इसलिए संभव नहीं हो सकता था कि जब आप खुद कह रहे हैं कि आपके साथ संघ की आपको जरूरत नहीं, आप सक्षम हैं, आपने पूरा तब कह दिया। और बीजेपी के भीतर की जो स्थिति है, वो प्रमुख नेता जो वास्तव में बीजेपी में, जिन बीजेपी को आगे लाए हैं, किसके नाम ले आप, पूरे देश भर के राज्यों में देख लीजिए, मध्य प्रदेश सहित। क्या कसूर था शिवराज सिंह चौहान का? 163 सीटें जीतने के बाद भी उनको हटा दिया।
ऐसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया, ऐसे ही गुजरात पूरा खत्म हुआ, महाराष्ट्र खत्म हुआ, तो वो बीजेपी अलग विरोध कर रही है। और उसके बाद हुजूर कहते हैं 400 पार और पूरा गोदी मीडिया लग जाता है, सारे सर्वे आ जाते हैं। तो ये आश्चर्य से मतलब उससे भी है कि कैसे समझे ये, लगता है कि सीधी आकाशवाणी हुई है, संसद में जो आकाशवाणी हुई उसको पूरा करवा रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसमें अरुण सर एक चीज और भी है, इसे तो बिल्कुल आपने जो 4 राज्यों में आपने कहा कि जो हम कह रहे थे नुकसान वाली, लेकिन एक और चीज कि साउथ में तमिलनाडु और केरल, हम वहां भी हमने बहुत कोशिश की, बहुत खंगाला था, बहुत टटोला था, और हमने रिपोर्ट्स देखी लगातार, चाहे वो प्रमुख अखबार, प्रमुख चैनलों पर, गोदी मीडिया छोड़ दीजिए जो वास्तव में सचमुच में धरातल पे रह के करते हैं। अब आप तमिलनाडु में 4, केरल में 3, कैसे इसमें, कैसे क्या मतलब, ये फिर वही क्या भाई, आप किसको क्या कमाल है, ये कैसा कमाल है। और अब ये तेलंगाना बढ़ रहे हैं आप, मतलब चलिए आंध्र प्रदेश हम मान लेते कि आपने वहां एक अच्छा गठजोड़ कर लिया और वो चंद्रबाबू नायडू की चल रही है, लेकिन ये कि तमिलनाडु, केरल, जहां आपका नाम लेवा नहीं, वहां आप जो निकल के जा रहे हैं उसके एडीआईएम एडीआई एआईएडीएमके के आगे और सब क्या है, और वहां एलडीएफ को पीछे छोड़ रहे हैं आप केरल में, क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसे संभव हो सकता है। कितने लंबे समय से ये सारी चीजें चल रही हैं। अंग्रेज और मुसलमान भी जो आक्रांता आए थे वो भी दक्षिण नहीं जीत पाए। कांग्रेस थी दक्षिण में, धीरे धीरे वो भी सिमट के उत्तर में आ गई। दक्षिण की पार्टियां, चाहे डीएमके, एआईडीएमके, केरल का गठबंधन लेफ्ट का हो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तो अब कांग्रेस ही थी। वो जगन रेड्डी के पिता क्या थे, तो वो जो है वो खत्म हो गया। तो आप कैसे पहुंच सकते हैं भाई? ठीक है, पिछले कुछ सालों से आपने केरल, कर्नाटक और दक्षिण के राज्यों में धार्मिक उभार लाने की कोशिश की है, बहुत हिंदू मुसलमान हुआ है, बहुत बातें हुई हैं, और इसके चक्कर में आप याद करिए चर्च को साथ लेने की कोशिश की है, उसमें संघ ने भी बहुत काम किया है। इसके बाद भी ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। अगर आप बात करें, फिर मैं कहता हूं इस पे आके कि इसका तो एक ही तरीका है कि अंतर्यामी ने कहा है तो वो होगा, और उसको सच साबित करना है उनके लिखे को, तो फिर वो इनके जरिए कहलवाया जाएगा। मैं एक बात कहूं एक लाइन में, ये एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के कहे को स्थापित करने का एक जरिया बन गए हैं। वास्तव में जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, और जो नतीजे भी अगर इनके मुताबिक आए तो आप समझ लीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि फिर भगवान नहीं, फिर मशीन का योगदान रहेगा, केंद्रीय चुनाव आयोग का योगदान रहेगा, जिसने आंखें बंद कर ली, पर मैं अपनी मुंडी छुपा ली, कुछ नहीं देखा। अब वो देख रहा है आखिरी दिन एक बयान को लेकर के। अरे कलेक्टरों ने क्या क्या नहीं किया है पूरे देश में, चुनाव आयोग ने देखा, उसके पर्यवेक्षकों ने क्या किया, कभी इसकी बात की? लेकिन नहीं। तो नट सेल में यह है कि ये जो सारे एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल सिर्फ उस दिव्य वाणी को जो लोकसभा में गूंजी थी उसको सतही तौर पर सही साबित करने के लिए धरातल पर बनाए गए हैं। उसी हिसाब से इनकी तैयारी हुई है, और इसके पीछे जो दिव्यवाणी के कंट्रोल में जो, क्योंकि उनसे ज्यादा टेक्निकल तो कोई हो नहीं सकता। जिस वक्त अमेरिका में वो एक डायरी, टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक डायरी नहीं चलती थी, तब वो इस्तेमाल करते थे। जब देश में कैमरा नहीं आया था तब वो इस्तेमाल करते थे। जब ईमेल नहीं आया था तब वो ईमेल से ट्रांसमिट करते थे। तो वो जो है, वो उनके पास तकनीक इतनी इतनी अग्रिम है, उस तकनीक के भरोसे अगर उन्होंने ऐलान किया है तो फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर 400 पार क्या, 543 पूरी जीती जा सकती है। एक कॉशन ही तो देना है। दिव्यवाणी ने कहा और काम पूरा हुआ, क्योंकि बाकी सारी चीजें देखिए, सबसे पहले आदेश मानने के लिए कौन है? केंद्रीय चुनाव आयोग। एक भी नोटिस प्रधानमंत्री को उसने नहीं दिया इस दौरान। किसे दिया? जयप्रकाश नड्डा को दिया या फिर पीएमओ को दिया। राहुल को छोटी छोटी चीजों पे आ गए, दूसरों को भी आ गए। जिस व्यक्ति ने ममता के खिलाफ बहुत घटिया टिप्पणी की, उसको थोड़ी देर के लिए प्रचार से रोका, कोई कुछ नहीं है। तो ये जो लगातार चीजें मैं आपसे इसी से जुड़ा पूछूंगा, बंगाल में भी देखिए, बंगाल में 31 के आसपास का फिगर है। ये क्या ऐसे हालात, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से संदेश खली का सच खोला, सब चीजें हुई, एक वो, फिर प्लस तीनों, चाहे जो हिमाचल प्रदेश हो, वहां रोटी पलटती, वहां 4-0 है,
आप तेलंगाना बढ़ रहा है जहां कांग्रेस का शासन है, बाकी आप देख ही रहे हैं कि जो कर्नाटक, तो हमने चलिए मान लिया कि चलिए कर्नाटक अलग किस तासीर का है कि वहां ऐसा होता है कि सरकार जिसकी होती है उसके खिलाफ लोकसभा में एक वर्डिक्ट आता है। तो ऐसे में ये चाहे बंगाल हो और हिमाचल प्रदेश, मैंने कहा ही कहा आपसे। और फिर अगला प्रश्न मैं जरूर करूंगा मध्य प्रदेश को लेकर भी पूछूंगा कि मध्य प्रदेश 29-0 या 28-1 का जो है, इन दोनों तीनों पे आप करिएगा, फिर मैं आखिरी प्रश्न करूंगा, समय की कमी है तो संक्षिप्त में आप जितना सबसे सारगर में। सबसे पहले कर्नाटक से शुरू करते हैं। जो आपने कहा ना कि कर्नाटक में लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, देखिए कर्नाटक की जनता ने तब कितने दबाव के बीच में बीजेपी को हराया, पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे पूरे सब। तो वहां हम ये मान सकते हैं कि, लेकिन अभी उस सरकार को कितने दिन हुए, और बाकी जो वायदे पहले तो सबने किए भाई, जो ये रेवड़ियां बांट रहे थे उन्होंने भी बांटी हैं। उसमें और इलेक्शन वहां कमीशन भी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी तो आया है ना, उसने उनको नहीं दी अनुमति कि अभी नहीं दे सकते आप, वो भी हुआ ना उसमें, वो भी तो शामिल है। वो सब है, तो उसको देख जनता देख रही है वहां की। डीके शिव कुमार को दबाने की कोशिश की जो वहां के प्रमुख नेता हैं, तो वो चीज, ये सिर्फ और सिर्फ वही बात आती है कि अन्य राज्यों में, उत्तर भारत में जहां ये सारी चीजें हैं, दक्षिण के राज्यों को भी आप ले रहे हैं, आप बीजू जनता दल को भी आप माइनस कर रहे हैं, बहुत जम आप के, वहां भी उड़ीसा आप भी बहुत जम के जी। आप जो है बंगाल भी माइनस कर रहे हैं। तो हे प्रभु अंतर्यामी, फिर आप छोड़ क्यों रहे हैं? सीधे कहिए कि अब आगे कोई चुनाव नहीं, पूरे 543 पार, क्योंकि आप, भगवान ने भेजा है मशीन आपके, क्योंकि मशीन का अनुभव, आपको खाने को अनाज नहीं था, भीख मांगते थे, उसके बाद मशीनें इस्तेमाल करते थे। तो सीधे सीधे मान लीजिए कि हाँ, ये चुनाव जनता सिर्फ मुहरा है, असली चीज मशीन है, और उससे किसी भी राज्य में कोई फैसला पलटा जा सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं 2008 से। और ये बात जब पहले हम लोगों ने शुरू की थी, तब बीजेपी मानती थी, जीवीएल नरसिंह राव ने किताब लिखी थी ईवीएम के खिलाफ, आडवाणी जी ने उसकी भूमिका लिखी थी, वही ईवीएम है, वही मशीन है। अब चूंकि दरअसल तब जो सत्ता में थे अब वो रो रहे हैं, लेकिन इसमें जो मामला आया है वो तो और जोरदार है। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि नंबर दे देते हैं, वो महीनों पहले नंबर दे देते हैं, फिर वही नंबर हो रहा है। 163 का तो हो गया। तो आप मान लीजिए कि जमीन पे जनता का मन कुछ और है, हुजूर का मन कुछ और है, और हुजूर के मन से देश चल रहा है, हुजूर के मन से व्यवस्था चल रही है, तो मशीनरी भी उसी मन से चलेगी। इसमें कुछ कहने की जी जी अरुण सर, एक चीज और बताइएगा इसमें, जैसे ये जो हुआ है, जो जयराम रमेश ने ब्लेम किया कि 150 कलेक्टरों से बातचीत, फिर इसी में कहीं मोहर लगाई अखिलेश यादव ने, कहा कि ये खेल ईवीएम से ज्यादा कहीं डीएम से जो घपला कराना है काउंटिंग में, उन्होंने भी इसको कहा है। तो क्या आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं, क्योंकि हम जो जमीनी हकीकत है वो तो बहुत क्लियर है कि ये तो नतीजे नहीं कहीं से कहीं तक दिख रहे थे हम लोग, और हम लोग इतने अंधे भी नहीं है, ठीक है गलतियां हमसे कई बार होती हैं, पत्रकारों से होती हैं, लेकिन जनता ने जिस तरीके से रुख और रवैया दिखाया, तो क्या ये उस मतगणना को, उसमें खेल करने का कोई एक क्रम हो सकता है, उपक्रम हो सकता है, ऐसा भी देख सकते हैं क्या इसको? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अकॉर्डिंग 400 के अकॉर्डिंग नतीजे नहीं आते दिखते हैं कि केवल हवा बनाने जैसा कोई माहौल है, तो देखिए क्या है कि हवा बनाई 400 की, और उसके लिए पूरी मशीनरी, जब केंद्रीय चुनाव आयोग आपके इशारे पर है, उसने, मेरे इतने उदाहरण हैं, एक नहीं, वो केचुआ बन गया, कुछ नहीं बोला, मीडिया से बात उसने भी नहीं की है पूरे चुनाव के दौरान, वो प्रेस नोट देते रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। 11 तो दिन बाद वोट बढ़ाए, 5 दिन बाद पोल का परसेंटेज जी। हाँ, तो ये मान लीजिए संजीव जी कि कहीं कुछ नहीं है, ये सारी कहने की बातें हैं, उन्होंने तय कर लिया तो वो करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि हम और आप जो देख रहे थे, जो सुन रहे थे, जो बात हो रही थी, उसको जो आदमी हमसे कह रहा है उसको कैसे गलत मान लें? और फिर जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं चारों तरफ, उसको कैसे हम ये कहें कि ये नहीं हो रहा है? जहां तक कलेक्टरों की बात है, तो मित्र, आज भी भारत में कलेक्टरों के पास अंग्रेजों के जमाने के अधिकार हैं। यहाँ आप मध्य प्रदेश में ही ले लीजिए, मुख्यमंत्री की, वो आप वो 29-28-1 उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, मैं नहीं तो हमारे मध्य प्रदेश के हमारे जो दर्शक है उनसे अन्याय होगा। 28-1-29 मैं वही कह रहा हूँ कि कलेक्टरों की पावर बता रहा हूं मैं आपको, कि कलेक्टरों की पावर यह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मंडला में जब आदिवासी कन्याओं के विवाह कराए गए, तो उससे उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करा लिया कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब के पास पावर थी और कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने जो कहानी सुना दी वो सरकार ने सुन ली। ऐसा कभी सुना है आपने? तो कलेक्टर कुछ भी कर सकते हैं। कलेक्टर साहब जो हैं वो अगर हमें और आपको घर में बंद करा देंगे तो कर दें, कोई नहीं सुनाने वाला है। तो देश के कलेक्टरों के पास वो पावर है। और आज कलेक्टर कैसे अपॉइंट हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, हम और आप बिल्कुल बहुत अच्छे से देख रहे हैं। कैसे एक प्रोमोटिव आईएएस अफसर जो बहुत जिनमें बहुत लचक होती है, जिनको कैसे भी तोड़ मरोड़ लो, उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल चुनावों के दौरान होता है। तो कलेक्टरों का रोल बहुत है। अगर मैं तो कई बार कह चुका हूं कि आप 35 साल के लिए हो, आप अपनी क्षमता पर आए हो, आप क्यों किसी के पांव में लौटते हो? आप अगर देश का ब्यूरोक्रेट, पर्टिकुलरली आईएएस और आईपीएस, अगर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, क्योंकि उन्हें तो सरकार के खजाने से जो मिलने वाला है, जो मिल रहा है, वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत है। इसके साथ अगर वो अच्छा काम कर जाएं तो उन्हें जाना जाएगा। आप टीएन शेषन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ किया था। ऐसे ही बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब मध्य प्रदेश में सीपी नरोन्हा को क्यों याद किया जाता है? कि उन्होंने बहुत कुछ किया था। अरुण सर, लेकिन मेरे साथ समय की पाबंदी, मैं आपसे वो जो मेरा मध्य प्रदेश पे जो है उस पे एक लाइन दो लाइन बोली, फिर मैं अंतिम सवाल करके खत्म करूंगा। मैं थोड़ा सा वक्त की पाबंदी के साथ मध्य प्रदेश में जो लगातार ये पहले कहा गया था कि 29 की माला पहनाई जाएगी, उसके बाद सबसे ज्यादा दबाव बनाया गया छिंदवाड़ा पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लगातार 28-29 सीटें दे रहे हैं, ये ऐसा संभव नहीं है। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो कांग्रेस 4 से 5 सीटें बहुत आराम से जीत लेगी। और अगर नहीं होगा तो कमलनाथ का बेटा भी हार जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। मशीन आई तो कुछ भी होगा। अन्यथा मैं 29 में से एक तो वो पहले ले चुके, दूसरी उन्होंने विड्रॉ करा के, तो 27 में जो चुनाव हुआ है, 27 में 5 तक तो आराम से जीतना चाहिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को। और अगर वो नहीं जीती तो जय मशीन माता, तकनीक जिंदाबाद। जी जी। सर, मैं अंतिम सवाल करूंगा। जो आपने कहा उसी का लब्बो-लुआब, मैं उसी से सवाल निकाल रहा हूं मैं आपका, कि यदि एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है, 400 पार चला जाता है, तो फिर हम इसको ऐसा मानेंगे कि ये नरेंद्र मोदी का ईवीएम आदेश है, ऐसा माना जाएगा? यही होगा भाई। ये नरेंद्र मोदी मत कहिए, अब कहिए अविनाशी। अवतारी पुरुष ने जो सोचा और जो सोच के संसद भवन में कहा, उसको जनता ने मान लिया और अपने आप वही कर दिया जो वो चाहते थे। भाई ये 80 करोड़ लोग तो अब देखिए, वो बात बीच में, चूंकि समय कम है, चुनाव आयोग उस दिन भी नहीं रहा बोल पाया कि जब आप मुफ्त में भोजन खाते हो तो दुआ दोगे कि नहीं दोगे, पुण्य लोगे कि नहीं लोगे। क्या मतलब है कि हम तुम्हें अनाज दे रहे हैं सरकार के खजाने से, तुम हमें वोट दे दो। सुभाष चंद्र बोस जी की तरह, सुभाष चंद्र बोस जी कहे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप। इसके बाद भी, क्योंकि हमने आपने जमीनी स्तर पे बात की है, हाँ जो कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं होने वाला था कि 400 पार। और ये 8 जो प्रोमिनेंट एग्जिट पोल है, ये 8 को जो डिक्टेट दिया गया है, क्योंकि मेरे पास जानकारी है कि पहले ही सारे सबको मैसेज था, बीजेपी हेडक्वार्टर से गया था, बड़े बड़े सारे जो संस्थान हैं, कि ये इस लेवल पे रखना है, जिता के रखना है। तो 300 से लेके 400, भाई कोई अभी हो सकता है कि कल सवेरे कोई 500 पूरी पार करा दे। ये भी है, क्योंकि अब होड़ लगी है उन संस्थानों में कि कौन कितना ज्यादा आगे बताए। जितना ज्यादा सीटें वो एनडीए को बताएगा, उतना ज्यादा लाभ उसे 4 जून के बाद मिलेगा। और बहुत साफ है, सरकारी आंकड़े अगर निकल आए तो सब पता लग जाएगा कौन कहाँ कितना, किसने कितना पुरस्कार पाया है पहले, और क्या होने वाला है आगे, क्या होगा 4 जून के बाद पता लगेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि जनता के ऊपर मशीन देवी हावी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने बहुत सही कहा सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, और बहुत अच्छे से आपने ये एग्जिट पोल को लेकर जो वास्तविकता और दोनों में जो अंतर समझाया, इसके लिए हम बहुत आभार जताएंगे, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण दीक्षित साहब, जो बहुत साफ साफ संकेत भी दे रहे थे और बात भी कर रहे थे। उन्होंने पूरा देश का हाल, पिक्चर को आपके सामने रख दिया है कि हालात क्या थे और ईवीएम माता क्या कह रही है। और वो कहीं ना कहीं ये भी संकेत खुलकर दे गए हैं कि यदि जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल में बदला, यानी कि 4 जून को नतीजे ऐसे ही कुछ आए, 400 पार होता है, तो निश्चित तौर पर ये
जो महापुरुष हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को जो हमने अवतारी पुरुष कहा, कि अवतारी पुरुष द्वारा दिया गया जो ईवीएम को जो आदेश दिया है, वो आदेश कहलाएगा, वो जनादेश तो कतई नहीं कहलाएगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।